लास्ट हम लोग यही देखे थे, एजियोट्रॉप, याद है आपको? इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। अगर इसको तोड़ो ना तो एक सिंपल सा चीज दिखेगा। स्थिर का क्या मतलब? रुका हुआ, हाँ या ना? जो स्थिर हो, रेस्ट में हो, एक ही वैल्यू हो, चेंज ना करे। और यहाँ पे जो क्वाथी है ना, इसका लेना देना है इस चीज से, क्वथनांक से। किससे? क्वथनांक, जिसको इंग्लिश में आप क्या कहते हो? बॉइलिंग पॉइंट कहते हो। तो आपको याद हो कि इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर इसमें आप दो कंपोनेंट ए और बी को मिला करके आप एक सॉल्यूशन तैयार करते हो, एक मिक्सचर तैयार करते हो, तो ये ऐसा मिक्सचर होता है, ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके लिए हम लोगों ने कुछ ग्राफ ऐसे प्लॉट किए थे, याद है? हाँ, ऐसे कुछ था इस टाइप का, और जिसके लिए एक खास कंपोजिशन का वो सॉल्यूशन हुआ करता था, एक खास कंपोजिशन का, जैसे कि एक विलयन हुआ करता है, जिसके लिए एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वो पूरा का पूरा किस में चला जाता है? वाष्प यानी गैसीय अवस्था में। और उसके नीचे पूरा का पूरा वो किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इस कंपोजिशन का जब हम ये सॉल्यूशन लेते हैं तो ये जो हमारा सॉल्यूशन होता है यही एजियोट्रॉप कहलाता है। इस कंपोजिशन वाला सॉल्यूशन जो होता है यही हमारा स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है, क्योंकि इसके बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमको क्या नहीं मिलता? रेंज नहीं मिलता, परास नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि हमने उसको, जैसे कि अगर पूरा वेपराइज करना है तो इतने टेम्परेचर तक हमने किया, तो अभी जैसे कि यहाँ पे लिक्विड था, वेपराइज होना शुरू हुआ, फिर उसके बाद जैसे कि फिर और टेम्परेचर हमको बढ़ाना पड़ा, फिर और हमको बढ़ाना पड़ा, फिर और हमको बढ़ाना पड़ा। वैसा नहीं करना पड़ता। टेम्परेचर का एक रेंज नहीं मिलता है, बल्कि टेम्परेचर का एक वैल्यू मिलता है जिसके ऊपर पूरा का पूरा वो वेपर फेज में मिलता है, गैसीय अवस्था मिलता है, और जिसके नीचे पूरा का पूरा वो द्रव अवस्था मिलता है, लिक्विड फेज में मिलता है। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन होता है इस कंपोजिशन का, ये एजियोट्रॉप कहलाता है। तो सिंपल डेफिनेशन यही था कि ऐसे दो तरल पदार्थ, वैसे दो फ्लूइड का मिक्सचर या उसका सॉल्यूशन जिनको सामान्य आसवन, अगर आप डिस्टिलेशन मेथड से अगर उसको सेपरेट करना चाहते हो तो वो अलग नहीं हो, उसको संभव करना ये नहीं हो, सेपरेट करना संभव नहीं हो। या ऐसे कह लो आप कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, जिनका क्वथनांक क्या हो जाए? स्थिर हो जाए, फिक्स हो जाए, जिसका रेंज ना मिले, परास ना मिले। ये हिंदी वाले नाम से मैं तोड़ के यही बताना चाहता था कि मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, दो लिक्विड के ऐसे मिक्सचर विच हैज अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, जिसका एक बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। आई बात समझ में? तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं? एजियोट्रॉप कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने यही पढ़ाया था आपको। इसके बाद बोला था कि एक हेनरी लॉ आएगा, उसी से रिलेटेड हमको चीजें देखनी है और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो लास्ट यही है हमारा। सबसे पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है कि सभी गैसें सभी तरल पदार्थों में घुलनशील होती हैं। जितनी सारी गैसेज होती हैं वो, कोई भी आप लिक्विड ले लो, उसके अंदर कुछ कम डिजोल्व होती हैं, कुछ ज़्यादा डिजोल्व होती हैं, लेकिन डिजोल्व होती हैं, घुलती जरूर है। जैसे अगर आप पानी की बात करो तो पानी के अंदर आप नाइट्रोजन गैस घुलाना चाहते हो, घुलेगा। ऑक्सीजन गैस घुलाना चाहते हो, घुलेगा। अमोनिया गैस घुलाना चाहते हो, घुलेगा। अमोनिया जैसे कि थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एज ए पोलर है, जबकि O2 नॉन पोलर है, N2 नॉन पोलर है। पोलर नॉन पोलर आप समझते हो, ध्रुवीय अध्रुवीय, ये चीज़ तो आपने पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, पढ़ा आपने? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इन सब पे कोई, इनका कोई डाइपोल मोमेंट होगा क्या? पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव ऐसा कुछ निकल के आएगा क्या? नहीं। किसी भी कोई प्लस माइनस नहीं है, या डाइपोल मोमेंट निकाल के ही बताते हैं हम लोग। तो इसका तो जीरो है, इसका भी जीरो है। तो ये नॉन पोलर में आएंगे, अध्रुवीय में आएंगे। तो वो ध्रुवीय हो या अध्रुवीय हो, क्या होते हैं? अगर आप कोई लिक्विड ले रहे हो, कोई विलायक ले रहे हो, कोई सॉल्वेंट ले रहे हो, और उसके अंदर जो सॉल्यूट है, जो विलेय है, जिसको आप डिसॉल्व करना चाहते हो, घुलाना चाहते हो, वो कोई गैस है, तो वो डिसॉल्व होता है। कुछ चीजें कम होती हैं, कुछ ज्यादा होती हैं। कौन ज्यादा होगा, कौन कम होगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन होती हैं। हर गैसेस, हर लिक्विड में कुछ ना कुछ डिसॉल्व होती हैं। इसका ये मतलब नहीं है जैसे कि आपके दिमाग में जैसे ऐसे आ सकता है कि सर अगर हम यहाँ पे पानी ले लें, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जैसे आपके दिमाग में एक चीज चलता है, लाइक डिसॉल्व, सुना आपने?
लाइक, समान समान को घुलता है। ये लाइन क्यों फेमस है? क्योंकि इसका ये मतलब होता है पोलर पोलर में सॉल्युबल होता है और नॉन पोलर नॉन पोलर में सॉल्युबल होता है। जैसे पानी के अंदर आप नमक डालिएगा तो घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन वही नमक तेल के अंदर डालिएगा, ऑयल के अंदर डालिएगा तो वो नहीं घुलेगा, क्योंकि ऑयल क्या है? नॉन पोलर, और जो आप नमक उसके अंदर डाल रहे हो वो क्या है? पोलर है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग नेचर के हैं, तो वो एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं होते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं अच्छे से मिलते हैं। तो ये कहानी होती है। जबकि पानी हमारा ध्रुवीय होता है, पोलर होता है। क्या होता है? ये ध्रुवीय होता है, पोलर होता है। और उसके अंदर अगर आप नमक डाल दो NaCl तो वो भी ध्रुवीय होता है। या कोई लिक्विड लेके आ जाओ, बेसिकली ये लिक्विड के लिए बातें होती हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक, या लिक्विड सॉलिड के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान ये रखना है कि अगर आपसे मैं ये कहूँ कि पानी अगर मैंने ले लिया यहाँ पे, अब ये पोलर है, तो इसके अंदर मैं कोई ऐसा चीज लेके आ रहा हूँ, कोई ऐसा गैस लेके आ रहा हूँ, वाटर लिक्विड फेज में, द्रव अवस्था में बात हो रही है, ये पानी है, इसके अंदर मैं ऐसा गैस लेके आ रहा हूँ जो पोलर है, नॉन पोलर है, वो दोनों इसमें डिसॉल्व होंगे, कुछ कम होगा कुछ ज्यादा होगा, लेकिन डिसॉल्व होंगे। तो पहला लाइन का यही मतलब है कि ऑल द गैसेज आर सॉल्युबल इन ऑल द लिक्विड्स। जितने सारे गैसेज होते हैं वो सभी गैसेज में क्या होते हैं? डिसॉल्व होते हैं, घुलते हैं, सॉल्युबल होते हैं, विलेयता उनकी रहती है, कुछ ना कुछ तो रहती है। आई होप ये लाइन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे। हाँ, यहाँ ध्यान रखिएगा कि अब जो आप पढ़ रहे हो, बेसिकली कौन से सॉल्यूशन, अगर आप इस पे हेडिंग सबसे ऊपर अगर कुछ और लगाना चाहते हो, तो आप जिस सॉल्यूशन की पढ़ाई कर रहे हो इस यहाँ पे, इसको आप कह सकते हो गैस इन लिक्विड। हमने सॉल्यूशन को कैटेगराइज किया था, याद है आपको? कितने पार्ट में बताइए? 9 भाग में। उसमें से ये था कि नहीं था? गैस इन लिक्विड था। मतलब आप लिक्विड के अंदर किसी गैस को घुला रहे हो। आई बात समझ में? शुरू में याद करो, जब चैप्टर शुरू हुआ था तो हम क्या पढ़े थे? लिक्विड इन लिक्विड, खूब सारा हमने पढ़ा उसके अंदर। एक लिक्विड, एक द्रव के अंदर दूसरे द्रव को, उससे पूरी लंबी कहानी चली। पार्ट 1 सॉल्यूशन का मैंने खत्म किया। दूसरा जब आया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला टर्म आया, जिसमें हम लोगों ने 4 पढ़े, अनुसंख्या गुण वाला, तो उसमें क्या चला था? याद करो सही से। लिक्विड इन सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन मतलब एक लिक्विड के अंदर जब किसी सॉलिड ठोस विलेय को सॉलिड सॉल्यूट को जब डिसॉल्व करते हैं तो उससे रिलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था, और उसको हमने पढ़ा। सही है। अभी क्या है? अभी क्या है कि अगर आपके पास एक सॉल्वेंट है, एक कंपोनेंट लिक्विड फॉर्म में है जो ज्यादा मात्रा में, उसके अंदर आप गैस बुला रहे हो, तो जहां भी विलेय लिखा रहेगा, ध्यान रखिएगा, यहां से जहां भी आपको सॉल्यूट मिलेगा, इस सॉल्यूट की जगह आप क्या समझना है? गैस। क्योंकि आप गैस को घुलाने जा रहे हो, गैस को डिसॉल्व करने जा रहे हो। ये बात इतना सरल नहीं है, और इतना आसानी से गैस लिक्विड में घुलेगा भी नहीं, लेकिन कैसे घुलेगा, उसके क्या कंडीशन होंगे, अभी देखते हैं उस पर। तो ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो पहले तो जितनी सारी गैसेज होती हैं और लिक्विड्स होती हैं, हर एक लिक्विड्स में सारी गैसेज कुछ ना कुछ डिसॉल्व होती हैं, घुलती हैं, घुलनशील होती हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा। दूसरी बात, जो भी यहाँ पे सॉल्यूट की बात करूंगा वो सॉल्यूट हमारा गैस होगा, ध्यान रखना है। अब आते हैं विलेयता क्या चीज होती है, सॉल्युबिलिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ये सॉल्युबिलिटी क्या चीज होती है? तो देखो, विलेय की वह मात्रा, यानी सॉल्यूट की वह मात्रा, यानी गैस की वह मात्रा, यहाँ पे आप कहोगे, जो विलायक के एकांक आयतन को, मतलब 1 लीटर आपने सॉल्वेंट ले लिया, 1 लीटर पानी ले लिया, तो उसको नियत ताप एवं दाब पर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर एवं प्रेशर पर उसको संतृप्त कर दे, सैचुरेट कर दे। विलेयता उस सॉल्यूशन का जैसे क्या कहलाता है? विलेयता कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का क्या मतलब है बताइए, सोचिए? गैस। बार बार बोल रहा हूं, ध्यान देना। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस और सॉल्यूट which can saturate a unit volume of solvent at constant temperature and pressure is called solubility। ठीक है, ध्यान रखना है। इसका क्या मतलब है समझाता हूं। जैसे मान लो, मैं एकदम प्रैक्टिकल बात ही करता हूं कि यहाँ पे जैसे कि हमने पानी ले लिया, और पानी 1 लीटर ही मैंने लिया। कितना लिया? 1 लीटर ही ले लिया। इसके अंदर मैं क्या करता हूं, 1 लीटर पानी यहाँ पे है, जो ऊपर से जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 180 m का मान लो। इसका जो टेम्परेचर है मैं मान लेता हूं 300 केल्विन है। कितना है? 300 केल्विन है। अब इस प्रेशर और इस टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है, इसको आपने फिक्स कर दिया।
यहाँ पे जो आपने पानी लिया वो 1 लीटर, वॉल्यूम आपने एकांक ले लिया, एकांक आयतन यूनिट वॉल्यूम ले लिया। अब इसको जो है सो कि इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, किसी गैस को डिसॉल्व कर रहे हो, किसी गैस को आप घुला रहे हो। तो गैस को अगर आप डिसॉल्व करो तो जितना गैस का मात्रा इसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है, इसको सैचुरेट कर सकता है, संतृप्त कर सकता है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं, समझाता हूं, वो भी समझा देता हूं। जैसे ऐसा हो गया कि मान लो कि ऐसे समझो, सैचुरेशन का क्या मतलब है, जैसे पानी ले लिया आपने थोड़ा सा, जितना पानी यहाँ है उतना ही पानी यहाँ है, दोनों में अमाउंट बराबर है, ठीक है, भले डायग्राम को छोटा बड़ा दिख रहा हो, तो अमाउंट दोनों में बराबर है। अब इसके अंदर आपने क्या किया कि जैसो कि 20 ग्राम ऐसे आपने चीनी डाल दिया, शुगर डाल दिया, और इसको अच्छे से आपने डिसॉल्व कर दिया। इसके अंदर भी आपने 20 ग्राम डाला, तो अभी तो दोनों में सेम कहानी है। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि इसके अंदर 20 ग्राम डाला, डिसॉल्व कर दिया, एक सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया। इसमें आप चीनी की मात्रा और बढ़ा दिया, आपने 10 ग्राम और एक्स्ट्रा डाल दिया, 30 हो गया, 10 ग्राम और डाल दिया, 40 हो गया। ये ऐड करते जा रहे हो आप, ऐड करते करते इसके अंदर आपने पूरा का पूरा 100 ग्राम चीनी डाल दिया, जितना आपने पानी लिया था। अब आप क्या कर रहे हो, जैसे ही 100 ग्राम से ऊपर डाल रहे हो, अब इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा है, नहीं घुल रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये हो गया सैचुरेट, संतृप्त। क्या हो गया, संतृप्त। सैचुरेशन का मतलब समझ में है। जैसे ऐसे हो गया ना कि आप सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो सबके अपने अपने खाने की क्षमता है, कैपेसिटी है। आपको एक रोटी मम्मी ने बना के दिया, आप प्लेट में से खींच के खा गए, उसके बाद फिर क्या हुआ, आप थाली लेके पहुंच गए फिर चूल्हा के पास, मम्मी चाहिए किचन में, तो फिर उसके बाद और दी। वो देते देते एक टाइम पे क्या होता है, आप संतृप्त हो जाते हैं, सैचुरेट हो जाते हैं, हाँ या ना। उसके बाद प्लेट आप रख देते हो, तो ये कहानी होती है। अगर वही जो है सो कि बना, सबसे अंत में आप खाना खाने जा रहे थे और अंत में 2 ही रोटी बचा था, 2 ही खाए, और फिर बोल रहे मम्मी, तो मम्मी कह रही अब बाकी काले खाइए, रह दा, तो वो क्या रह गए, आप अनसैचुरेट रह गए, असंतृप्त रह गए। तो संतृप्त का मतलब होता है कि वो मैक्सिमम अमाउंट जितना उसको चाहिए उसमें पूरा का पूरा, उससे ज्यादा आप डिजोल्व ना कर सको, एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये कहानी होती है। तो इसके अंदर आप वैसे ही सोचो अब कि 1 लीटर हमने पानी लिया है, प्रेशर ऊपर से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 300 केल्विन इसका टेम्परेचर है, तो इसमें जो गैस का अमाउंट आप डिसॉल्व कर सकते हो क्या होगा, एक फिक्स वैल्यू होगा कि आप उसको इसके अंदर इस प्रेशर पे, इस टेम्परेचर पे 1 लीटर पानी के अंदर इतना ही डिसॉल्व कर सकते हो। पानी इसके अंदर आप 2 लीटर 5 लीटर कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। लेकिन ऐसे समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर कर दिया है, ये बात आपको समझ आती है, कोई दिक्कत। मान लो हमसे किसी ने पूछा कि हम यहाँ पे 5 लीटर वाटर ले लेते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, विलयता क्या है, तो कुछ नहीं करना, आपको पहले एक चीज पूछना, भैया प्रेशर क्या है, क्योंकि प्रेशर से डिसाइड होगा कि कितना उसके अंदर गैस डिसॉल्व होगा या नहीं होगा। जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर उसका घुलनशीलता होती है, उतना डिजोल्यूशन होगा। हेनरी लॉ उसी से रिलेटेड है, आएंगे उस पर, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो कि सॉल्युबिलिटी पहले आपको समझना है कि सॉल्युबिलिटी क्या चीज होता है। तो अगर आप 1 लीटर अगर कोई सॉल्वेंट लेते हो, विलायक लेते हो, ठीक है, कोई लिक्विड लेते हो, तो उसके अंदर गैस की कितनी मात्रा, विलेय की कितनी मात्रा, विलेय यानी यहाँ पे क्या, गैस, गैस की कितनी मात्रा आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इसके अंदर डिसॉल्व कर सकते हो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, उसी को कहा जाता है सॉल्युबिलिटी, विलेयता। आया समझ? कितने लोगों को आया, हाथ उठाइए। चलिए बढ़िया। तो ये सॉल्युबिलिटी हो गई। अब ये जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, विलेयता जो होती है, वो 4 चीजों से अफेक्ट होती है, कुछ है इंपॉर्टेंट ये सब जिनसे वो प्रभावित होती है। वो कौन कौन से फैक्टर है, ध्यान से सुनना। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, वो फैक्टर्स जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो क्या है भाई, विलेय की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूट, कैसे करती है अभी आगे देखेंगे, लेकिन ये चारों मैंने एक साथ पहले लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन से अफेक्ट करती हैं सॉल्युबिलिटी को। विलायक की प्रकृति, विलेय यानी यहाँ पे किसकी, गैस की प्रकृति। जिस गैस को आप घुलाने जा रहे हो, जिस गैस को पानी में डाल रहे थे, मिला रहे थे, डिसॉल्व करना चाहते थे, पहले तो ये बात ऐसे ही हैरान परेशान करता है। अगर 9th-10th क्लास के बच्चों के साथ आप ऐसे बात करो कि हम हवा को पानी में घुला देंगे, तो उसको बड़ा अजीब लगेगा। और ये बात लगना भी चाहिए कि मतलब किसी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करना इतना आसान तो नहीं है, इतना सरल काम तो नहीं है जितना आसान मतलब ऐसे बोला जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो एक कोई अगर गैस है, कोई विलेय है, कोई सॉल्यूट है, तो उसका नेचर क्या है, किस तरह का नेचर है, उस पर डिपेंड करेगा वो पोलर है कि नॉन पोलर है, उसका मास कम है ज्यादा है, मोलर मास जिसको हम लोग कहते हैं। तो
क्या है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि वो कितना घुलेगा, कितना ज्यादा घुलेगा, कम घुलेगा। विलायक की प्रकृति, जिसके अंदर आप डिसॉल्व कर रहे हो, अच्छा पानी के अंदर आप ऑक्सीजन घुला रहे हो कि अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन को घुला रहे हो या कार्बन टेट्राक्लोराइड, आपने सॉल्वेंट क्या ले रखा है और उसके अंदर कौन सा गैस घुला रहे हो, तो डिपेंड इससे भी करेगा कि क्या घुला रहे हो और डिपेंड इससे भी करेगा कि किस चीज के अंदर आप उस गैस को डिसॉल्व कर रहे हो। आई बात समझ में? तो नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दोनों पे। तीसरा टेम्परेचर, आप खुद ही सोचो ना, अगर मैं आपसे कहूं कि उल्टा थोड़ा सोचो, प्रेशर में चेंज नहीं कर रहा लेकिन 1 लीटर के अंदर एज्यूम करो, मान लो कि 0.02 ग्राम एयर इसके अंदर घुला हुआ है, ऑक्सीजन गैस मान लो 0.02 ग्राम इस 1 एटीएम प्रेशर पे और 300 केल्विन पे घुला हुआ है। लेकिन अगर इस बर्तन का टेम्परेचर हम लोग 300 केल्विन से ये करके 350 केल्विन कर दें, क्या लगता है गैसेज इसके अंदर इतना ही रहेगा डिसॉल्व जो हुआ था, या वो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? जो गैस इसके अंदर डिसॉल्व हुआ होगा 300 केल्विन पे और इस प्रेशर पे, प्रेशर वही रहने दिया लेकिन हमने टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया, तो क्या होगा? जो इसके अंदर गैस घुले हुए होंगे उसकी मात्रा कम होगी कि बढ़ेगी? कम हो जाएगी ना। क्या हो जाएगी? उसके अंदर से वो निकल जाएंगे। कोई गैस अगर डिसॉल्व है लिक्विड के अंदर, उसको हीट करोगे तो क्या होगा? बबल्स बन के बाहर निकल जाएंगे, हाँ या ना? ठीक है, तो टेम्परेचर से भी अफेक्ट होंगी। दूसरा प्रेशर है, सोच के देखो कि यहाँ पे अगर प्रेशर हम लोग उल्टा यहीं पे काम कर रहे होते, क्या कि ये जो हमने यहाँ पे 1 एटीएम का प्रेशर रखा है और जिस गैस को 1 एटीएम के प्रेशर पे आप इसके अंदर घुला रखे हो, टेम्परेचर आप चेंज नहीं करते, 1 एटीएम का जगह प्रेशर 4 एटीएम कर दो, 5 एटीएम कर दो, तो और भी गैसेस के अंदर जबरदस्ती क्या किया जा सकता है? घुलाया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है। आई बात समझ? तो प्रेशर से भी इफेक्ट होती है सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर से भी होती है, सॉल्वेंट का क्या नेचर है, सॉल्यूट का क्या नेचर है, इन सब पे डिपेंड करती है, इन सब से प्रभावित होती है, सारे फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। क्लियर? चलो अब 1 बाय 1 सबका डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, पढ़ो जरा, नेचर ऑफ सॉल्यूट, विलेय की प्रकृति। नेचर ऑफ सॉल्यूट कैसे प्रभावित करती है, इसका डेटा आपको समझना है और ज्यादा यहाँ जो आपको दिमाग नहीं लगाना, जो जो कहता हूं उन्हीं बातों पे ध्यान देना है। ठीक है, जो गैसें बहुत जल्दी द्रवीभूत हो जाती हैं, मतलब जो गैसेज जल्दी लिक्विफाई हो जाती हैं, भूत का मतलब यहाँ पे वो डरावना वाला भूत नहीं है, द्रवीभूत का मतलब लिक्विफाई, जिसको अगर आप प्रेशर बढ़ाओ या टेम्परेचर कम करो तो जो जल्दी से क्या हो जाए, लिक्विफाई हो जाए। जैसे आप किसी गैस को कंप्रेस करके और उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो होता है ना, जैसे आप यही सोच लो, क्या बोलते हैं, वाटर का जो वेपर है, वापस उसको पकड़ के आप ठंडा करना चाहते हो तो सिंपल है, लेकिन मैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको लिक्विड फेज में भी दिख जाएगा और गैसियस फेज में दिख जाएगा। नॉर्मल जो हम लोगों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर बात करते हैं तो। लेकिन सोच के देखो, अब मैं कहूँ कि ऑक्सीजन गैस जो एटमॉस्फेयर में तैर रहे हैं उसको पकड़ो और पकड़ के क्या करो, उनका थोड़ा लिक्विड फेज मेरे को दिखाओ, उनको द्रव अवस्था में करके दिखाओ। जैसे ग्लास में वो पानी दिखता है ना, वैसे द्रव अवस्था मेरे को ऑक्सीजन दिखाओ, सर दिस इज ऑक्सीजन। सोच रहे हो, बहुत ज्यादा प्रेशर आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, बहुत टेम्परेचर लो करने पड़ेंगे, तब जाकर के सिचुएशन आएगी, अदरवाइज नहीं देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कुछ गैसेस को लिक्विफाई करना, द्रवीभूत करना, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट करना सरल होता है, कुछ के लिए टफ होता है। तो ये किसका होता है? जिनका क्रांतिक ताप, अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्लास 11 का गैसेस स्टेट चैप्टर था उसके अंदर है, लेकिन कोई बात नहीं, ये डेटा आपको ऐसे ही थोड़ा सा याद रखना है फिलहाल के लिए। ठीक है, जो गैसें, जैसे आपसे पूछा जाएगा, ऐसे कभी मान लो ऑब्जेक्टिव अगर आता है तो उसके हिसाब से यहाँ पे डेटा मैंने ऐड कर दिया है, आप इसको हूबहू एकदम दिमाग में बैठा लेना कि जो गैसें बहुत जल्दी लिक्विफाई हो जाती हैं या जिनका क्रांतिक ताप अधिक होता है। इसका क्या मतलब है? क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका अधिक होता है वो जल्दी लिक्विफाई होती हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करती हैं। ये बात आपको समझ में आया? जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर, जैसे डेटा आपका क्या देगा, मान लो दो गैसेस का, दो हम लोग क्या बोलते हैं, दो सब्सटेंस है मेरे पास और उसके लिए मैं दोनों के लिए अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू दे रहा हूँ, और फिर मैंने आपसे पूछ दिया कि बताओ कौन जल्दी लिक्विफाई होगा, तो ये लाइन आपको हेल्प करेगा। और आपको ये पता चल गया कौन जल्दी लिक्विफाई होगा, तो उससे आप डिसाइड कर सकते हो कि वो ज्यादा डिसॉल्व होगा या कम डिसॉल्व होगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो क्या बोला गया, जो गैसेस बहुत जल्दी लिक्विफाई हो जाती हैं, द्रवीभूत हो जाती हैं, अर्थात जिनका क्रांतिक ताप अधिक होता है, यानी जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर अधिक होता है वो जल्दी लिक्विफाई होती हैं, और जो जल्दी लिक्विफाई होती हैं वो किसी द्रव विलायक में, किसी लिक्विड सॉल्वेंट में अधिक घुलनशील होती है, यानी ज्यादा डिसॉल्व होती हैं।
आई बात समझ में, उनका डिसोल्यूशन क्या होता है, ज्यादा होता है, अधिक से अधिक घुलती हैं। मतलब 300 केल्विन पे और 1 atm के प्रेशर पे आप किसी गैस को आप डिसॉल्व कर रहे हो तो उससे भी ज्यादा घुलेगा कोई और गैस जो जल्दी लिक्विफाई होता होगा उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसी टेम्परेचर पे। ये बात समझ आया? ठीक है। हाँ, वही चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया, आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। TC इज इक्वल, एक क्रिटिकल टेम्परेचर का यहाँ पे फॉर्मूला है, TC इज इक्वल 8A/27 RB, वेयर A and B इज वंडरवाल्स कांस्टेंट। A और B वंडरवाल कांस्टेंट है, ध्यान रखना है यहाँ पे। और A जो होता है ना, इसमें जो A होता है ये बेसिकली होता है आकर्षण को दिखाता है, अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? आकर्षण को, अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, TC यानी क्रिटिकल टेम्परेचर यानी क्रांतिक ताप जो होता है वो अट्रैक्शन के समानुपाती होता है। मतलब जिसके लिए अट्रैक्शन ज्यादा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा। या अब देखो अट्रैक्शन किसके समानुपाती है? पोलैरिटी के। तो जहां ध्रुवता ज्यादा, जहां पोलैरिटी ज्यादा, वहां अट्रैक्शन ज्यादा। जहां अट्रैक्शन ज्यादा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा। और जिसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा उसको लिक्विफाई करना आसान, जिसको लिक्विफाई करना आसान उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। ये बात आपको समझ में आई? अब आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि मान लो हम पानी में, देखना ये बात यहां से वहां कैसे कनेक्ट होती है सॉल्युबिलिटी को लेके। मेरे पास NH3 अमोनिया गैस है और ऑक्सीजन गैस है। कौन सा है? अमोनिया गैस है और O2 गैस है। और आपसे सिंपल सवाल पूछा जाएगा कि बताओ वाटर के अंदर ज्यादा डिसॉल्व कौन होगा, अधिक कौन घुलेगा। तो ये चीज कैसे आप पकड़ोगे? तो ये यहां से पकड़ में आएगा। तो पोलैरिटी इसके अंदर ज्यादा है, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। आई बात समझ में? ये क्या है बताओ? ये अध्रुवीय है और ये ध्रुवीय है। ये क्या है बताओ? नॉन पोलर है, ये पोलर है। तो ये पोलैरिटी इसकी ज्यादा है, ध्रुवता ज्यादा है, तो ये पोलर है, तो अट्रैक्शन क्या होगा यहाँ पे? ज्यादा। अगर अट्रैक्शन ज्यादा तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा। और जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा उसको लिक्विफाई करना आसान। और जिसको लिक्विफाई करना आसान वो क्या होती हैं? ज्यादा सोल्यूबल होती हैं। तो इन दोनों में ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा? NH3 ज्यादा सोल्यूबल हो जाएगा। तो अभी NH3O2 में ज्यादा कौन डिसॉल्व होगा बताओ? सोल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? NH3 की। कैसे पकड़ना है समझ आया? तो कंपेयर करना आसान होगा। अच्छा, पोलर नॉन पोलर में कंपेयर करना है तो आसान हो गया, लेकिन अगर दोनों नॉन पोलर हो तो फिर क्या करेंगे? जैसे अभी मैंने एक चीज पूछा था आपसे, N2 और O2, दूसरा एग्जांपल। अब N2 भी नॉन पोलर है, O2 भी नॉन पोलर है, ये तो फंसा देगा फिर, हाँ या ना? तो एक चीज हमने पढ़ा है, मैंने देखो केमिस्ट्री शुरू से पढ़ा है ना, लेकिन एक चीज बहुत अच्छा करा है कि जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, बहुत बारीकी से पढ़ा है और उसका मेरे को फायदा कहीं ना कहीं मिल जाता है। वंडरवाल फोर्स कहीं पढ़ा है मैंने? लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस नहीं पढ़ा है। एक चीज वहां बोला था मैंने कि जिसका मोलर मास ज्यादा होता है, याद करो सही से, नहीं याद है? जिसका मोलर मास क्या होता है? मतलब जो द्रव्यमान में ज्यादा होता है, भारी होता है, या जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, याद करो, वो उसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। N2O2 इसमें भारी कौन है? जिसका मोलर मास ज्यादा हो वही भारी होगा। कौन है बताओ? N2 है कि O2 है? O2। तो बस अगर ये ज्यादा वजनदार है, ज्यादा इसका मोलर मास है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। तो इसमें दो चीजें लिखी गई थी ना, पोलैरिटी भी लिखी गई थी और अट्रैक्शन भी लिखी गई थी। तो अगर यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा हुआ है, इसके मोलर मास ज्यादा है इसका, तो यहाँ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो फिर TC ज्यादा होगा, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक कोण, इसके लिए क्रांतिक ताप ज्यादा होगा। और क्रांतिक ताप ज्यादा होगा तो फिर इसको जो है सो कि क्या करना आसान होगा? लिक्विफाई करना आसान होगा। और जिसको लिक्विफाई करना आसान है उसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि एक सॉल्यूट जो है, एक गैस जो है, किसी लिक्विड के अंदर, किसी द्रव के अंदर कितना ज्यादा या कितना कम घुलनशील है, कुछ ऐसे पता करते हैं। आया समझ? तो इसके नेचर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। वो कितना हल्का है, भारी है, पोलर है, नॉन पोलर है, ये सब अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। आई बात समझ में? तो ये क्या डिसाइड किया हम लोगों ने? विले की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करती है। कैसे करती है मैंने खेल समझा दिया। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जो H2 होता है ना, हाइड्रोजन गैस,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ और कई बार एग्जाम में पूछा है और अक्सर गलती होता है, मुझसे भी छूट रहा था, माफी चाहता हूँ। H2 और N2 है, अब आपसे पूछा जाए सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, कौन ज्यादा घुलेगा, तो फिर आपके दिमाग में आएगा N2 बहुत ज्यादा भारी है। ठीक है, तो भारी है तो इसका वो अंडरवर्ल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो ये समझ रहे हो, फिर रिलेट कर सकते हो वहां से वहां तक। लेकिन ध्यान रखना, इसको आप एज ए एक्सेप्शन बोलो, अपवाद बोलो, चाहे जो भी बोलो, H2 का जो शेप होता है, इसका एक शेप ओवल शेप कहलाता है, या जो इसका शेप होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जिसके कारण इसकी सॉल्युबिलिटी N2 से भी ज्यादा होती है, O2 से भी ज्यादा होती है, और इसकी सॉल्युबिलिटी हीलियम से भी ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है? हीलियम से भी ज्यादा होती है। और अगर एक और डेटा यहीं भी याद रख सको कि कौन सा ऐसा गैस है जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है, तो ये भाई साहब है हीलियम। आते हैं एक हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो उसमें हीलियम भाई साहब आएंगे वापस से, लेकिन इसका जो है सो की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो ही मैंने यहाँ पे समझाया। ये चीजें एग्जाम्पल्स भी जो समझाया वो सब इंपॉर्टेंट है, सो वन बाय वन करके सब दिमाग में नोट कर लेना अच्छे से। मैंने क्या बोला? H2 का ज्यादा होता है, N2 से देख लो यहाँ पे। मैंने क्या बोला? इसके अपने शेप के कारण होता है, आकृति कारण होता है, आकार आकृति, लेकिन इसका जो है सो कि हीलियम से भी ज्यादा होता है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जिसके अंदर घुला रहे हो उसके नेचर पे डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है? तो जिस द्रव विलायक का, जिस लिक्विड सॉल्वेंट का परावैद्युत नियतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़े हो? हाँ, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अधिक होता है, ज्यादा होता है, उसमें विलयता भी अधिक होती है। तो सिंपल अगर डेटा दे करके पूछा जाता है कि दो लिक्विड दिए गए हैं, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट A है, दूसरे का B है, A ज्यादा है B से, तो पहले वाले में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, दूसरे वाले में कम होगी। सिंपल, ये इतना आसान है बस। आगे तीसरा है टेम्परेचर पे। कैसे टेम्परेचर से इफेक्ट होती है? क्या भाई? द्रव में गैस की विलयता एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। सही बात है, आप सोच के देखो, कोई लिक्विड आप लेके रखे हो, सुनाई दे रहा है आपको, और इसके अंदर कोई गैसियस आपके पास सॉल्यूट है, ये गैस आपका सॉल्यूट है। अभी तक तो मुझे लगता है 5-7 बार बोल ही दिया होगा, सॉल्यूट का मतलब यहाँ पे गैस सोचना है। ये आपका लिक्विड है, ये आपका द्रव है, सॉल्वेंट जिसको आप कह रहे हो। तो ये जो आपका लिक्विड सॉल्वेंट है, जो द्रव विलायक है, इसके अंदर कोई गैसियस सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर रहे हो, तो यहां पे कहा गया है कि भाई देखो, ये जो प्रोसेस होगा ना, ये एक्सोथर्मिक होगा। मतलब यहां से जब गैस डिसॉल्व होगी ना, तो यहां से हीट इवॉल्व होगा, मतलब हीट एनर्जी निकलेगी, थर्मल एनर्जी यहां से इमिट होगी। आई बात समझ? क्योंकि वैसे भी सोच के देखो ना, एक चीज बताऊं आपको, किसी गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करने का यह मतलब होता है कि आप उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया आपने, और उसके अंदर उसको आपने मिला दिया। आप एक चीज महसूस करते हो कि गैस सिलेंडर के अंदर जो होता है, जो गैस आपको फील होता है, वो लिक्विड का जैसा फील होता है। फिर जब प्रेशर रिलीज होता है, आप बर्नर ऑन करते हो, तो प्रेशर जब रिलीज होता है, हटता है, तो फिर वो किस फॉर्म में निकलता है? तो जैसे ही उसके ऊपर से आपने उसको प्रेशराइज करके, दबा करके उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो सोच के देखो, एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड के साथ मिलाना तो बड़ा सरल काम है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं, अगर उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके लिक्विड में कन्वर्ट करके इसके अंदर आप डिसॉल्व कर रहे हो, घुला रहे हो, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। तो ये खुद ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो अगर यहाँ पे हीट आप कर रहे हो, जैसे आप किसी गैस को डिसॉल्व करना चाहते हो, किसी गैसीय सॉल्यूट को, किसी गैसीय विले को इस द्रव के अंदर घुलाना चाहते हो, और आप उल्टा इसी को हीट कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? विलयता क्या होगी? घटेगी। आई बात समझ में? सॉल्युबिलिटी क्या होगा? घट जाएगा। और वही अगर टेम्परेचर बताओ घटेगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ताप बढ़ने से विलयता क्या होती है? घटती है। इसका रिवर्स क्या होगा कि ताप घटने से विलयता बढ़ती है। कोई दिक्कत? ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, ग्राफ वगैरह प्लॉट करोगे तो ऐसा कुछ होगा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ऐसा वाला कहानी हो जाएगा। आपने पढ़ा भी है ये सब। आगे अगला है प्रेशर। प्रेशर से इसका क्या लेना देना है? तो प्रेशर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, सिंपल बात यही है।
प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी गैस की उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। गैस का दाब जितना ही ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। वैसे लिखा नहीं गया यहाँ पे, लेकिन हेनरी का नियम चौथा जो डिपेंडेंसी है कि जो विलयता होती है गैस के लिक्विड के अंदर वो प्रेशर पे जो डिपेंड करती है, उसी से रिलेटेड हेनरी का नियम है। तो हेनरी ने क्या बोला कि अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, स्थिर ताप पर किसी गैस के लिए जो द्रव में विलयता होता है गैस के दाब के समानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया और यहाँ पे मेरे पास ये जैसे कि मान लो पानी है, इसके अंदर वाटर है और यहाँ पे हम एक पिस्टन लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ यहाँ लगा देते हैं और इसके अंदर जो है सो कि आप किसी गैस को डिसॉल्व कर रहे हो, किसी गैस को आप डिसॉल्व कर रहे हो। ये लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है, विलायक है, ये हमारा कोई गैसियस सॉल्यूट है, ठीक है। तो इस गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा, इस गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा इसके अंदर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान रखना, भूल मत जाना, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाँ, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप पहले ही पढ़ के आ रहे हो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा ना, इस गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा यहाँ पे उतना ही ज्यादा इसके अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। यानी आप कह सकते हो कि इसके अंदर इस गैस का, इसको मतलब एज ए मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस गैस का इस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, इस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जो मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के, किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर के। ये बात आपको समझ में आती है, ठीक है। अब आप यहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दे सकते हो, लेकिन आप इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे जो कांस्टेंट आता है वो कुछ ऐसा आ जाएगा, x, ये मोल फ्रैक्शन है, ध्यान रखना, 1/k इंटू पी, 1/k इंटू पी। अब यहां पे एक चीज कंफ्यूजन क्या होता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्या बोला मैंने, इस गैस का जितना ज्यादा प्रेशर यहां पे होगा उतना ही ज्यादा इसके अंदर इसकी विलयता होगी, उतना ही ज्यादा घुलेगा। सोच के देखो ना, इतना ही ज्यादा ऊपर से प्रेशर लगेगा उतना ही ज्यादा इस गैस इसके अंदर क्या होगा, डिजोल्व होते जाएगा। सही है, किसी को समस्या, हेनरी का लॉ यही है, सिंपल कहानी तो यही है, कोई ज्यादा टफ है नहीं। तो मैंने क्या बोला, प्रेशर जितना ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा। अब सॉल्युबिलिटी को यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के टर्म में डिफाइन किया गया, और मोल फ्रैक्शन को किससे दिखाते हो आप, एक से दिखाते हो। तो ये क्या है, मैं लिख देता हूं, अगर मान लो कि इस गैस, ये गैस आपका ए है, थोड़ा देर के लिए ये गैस क्या है बताओ, अगर ए है तो आप यहां लिख सकते हो क्या, एक्स ए, जैसे सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं ना, ए और बी, तो ये क्या है, आप एक्स ए को अगर डिफाइन करना चाहते हो तो मैं लिख देता हूं अवयव, या गैस लिखता हूं यहां पे, स्पष्ट लिखता हूं गैस, अरे भाई, गैस ए का, गैस ए का द्रव विलयन में गैस ए का द्रव विलयन में मोल अंश, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो, आपको पता है ये चीज कैसे निकालते हो, Na/Na+NB, ठीक है। तो इस लिक्विड के अंदर जो गैसेस को डिसॉल्व कर रहे हो, कितना मोल फ्रैक्शन इसके अंदर डिसॉल्व हुआ है, कितना इसके अंदर मोल अंश है, वो है आपका XA। अब क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा, जितना ही अधिक प्रेशर इस पे लगेगा उतना ही ज्यादा वो डिसॉल्व होता जाएगा, यानी प्रेशर के समानुपाती होगा कौन सा, XA। अब यहां पे एक 1/k कांस्टेंट करके आता है, और इसको हम लोग बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियतांक, क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। तो ये जो होता है ना, अब कई बार क्या होता है कि इसमें कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि आप बुक्स में देखोगे तो ऐसे भी लिखा हुआ है, बेसिकली रखना ऐसे ही चाहिए KH, ये जो है इसको यहाँ पे ऐसे लिख दो, इसको हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं, तो KH इंटू पी, सॉरी एक्स, ऐसा कुछ, ये ऐसे बनेगा। तो आप ध्यान से देखो, ये इधर डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में,
आई बात समझ में? तो आप चाहो तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। लेकिन आपको एक चीज मुझे समझाना है यहां से, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। क्या समझाना है? कि अगर मान लो किसी दो गैसेस के लिए मैंने Ks का वैल्यू दे दिया, हेनरी नियतांक, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, इसको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी के टेबल उठाओगे तो आपको बहुत सारे गैसेस के लिए हेनरी जो हेनरीज कांस्टेंट का जो वैल्यू है, Kh का जो वैल्यू है, वो आपको दिया रहेगा, ठीक है। और वैसे भी अगर आप क्या बोलते हैं, थोड़ा सा यूनिट वगैरह अगर निकालना चाहो, दिमाग लगाओ तो निकाल सकते हो। कैसे, क्या लगाओगे बताओ? Kh का अगर यूनिट पूछो तो क्या आएगा बताओ? इसका यूनिट तो होगा नहीं, तो जो प्रेशर का यूनिट होगा वही किसका यूनिट होगा? Kh का यूनिट होगा। जो प्रेशर का यूनिट होगा वही Kh का यूनिट हो जाएगा। क्लियर हो गया? मैं ये कह रहा था कि यहां से क्या आपको ये सोचना है कि अगर दो गैसेस के लिए Kh का वैल्यू दिया हुआ है, तो जिसके लिए हेनरी नियतांक का जो मान है ज्यादा होगा, उसका, उस गैस का, एक से क्या है, पढ़ लो सही से, बार बार बोल रहा हूं इसको पढ़ो। गैस ए का, जिसको आप घुला रहे हो, जिसको डिसॉल्व कर रहे हो, उसका मोल फ्रैक्शन है गैस ए का द्रव विलयन में मोल अंश है। तो जिस गैस के लिए Kh का वैल्यू ज्यादा होगा, उसके लिए ये वाला वैल्यू क्या होगा? कम होगा। एक कांस्टेंट प्रेशर पे सोच के देखो, आई बात समझ में? दो आप सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो, एक ए एक बी, एक के अंदर कोई अलग गैस घुला रहे हो, दूसरे के अंदर, दोनों जगह पानी रख लिया आपने, विलायक के तौर पे सेम रखा, यहाँ भी पानी यहाँ भी पानी, लेकिन इसमें कोई गैस ए घुला रहे हो, इसमें कोई गैस बी घुला रहे हो, और इसके लिए Kh का वैल्यू कुछ अलग है, इसके लिए Kh का वैल्यू कुछ अलग है। तो मैं कह रहा हूँ कौन से ज्यादा घुलेगा, तो उसका ज्यादा डिसोल्यूशन होगा, वो ज्यादा घुलनशील होगा, वो ज्यादा घुलेगा जिसके लिए Kh का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। ये बात आपको समझ आती है? ठीक है। सेम प्रेशर पे, जबकि दोनों के लिए प्रेशर क्या रखोगे? सेम, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो यहां से ये चीजें आपको थोड़ी समझ में आ सकती हैं कि जिसके लिए Kh का वैल्यू ज्यादा, उसका, उस गैस का, उस द्रव विलयन में जो विलयता होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, उसका मोलंस क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका हेनरी लॉज रहा और ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म रहा। तो आपको जो पसंद है, जो अच्छा लगे वो नोट करिए, ऐसे याद करिए, x इज इक्वल 1/kh इंटू पी, और नहीं तो ऐसे याद करिए, p इज इक्वल kh इंटू एक्स। और ध्यान रखना, ये प्रेशर भी किसका ले रहे हो? ए का। प्रेशर भी किसका ले रहे हो? यहाँ पे कौन था? ए था। आई बात समझ में? और अगर गहराई से देखोगे ना, एक चीज दिखेगा आपको, अगर ध्यान से इसको अब देखो तो आपको दिखेगा थोड़ा सा राउल्ट्स लॉ दिखेगा। कहां से घूम फिर के वहीं पे आ गए, हाँ? ऑलमोस्ट नहीं कहना कि राउल्ट्स लॉ ही है, लेकिन उस टाइप का दिखेगा ऑलमोस्ट। देखो चीजें क्या दिख रही हैं, क्या दिख रहा है आपको? ये क्या है? पीए क्या है? यहाँ जो वेपर्स हैं गैसियस फॉर्म में, उसका पार्शियल प्रेशर दिख रहा है? अरे बोलो हाँ या ना। और ये क्या दिख रहा है? एक से पीए नॉट, कुछ आया? बस पीए नॉट के जगह पर ये कौन सा है? हेनरी कांस्टेंट। तो प्योर फॉर्म में किसी गैस का जो वेपर प्रेशर होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होता है। वैसे ही यहाँ पे ये कांस्टेंट है, बाकी ए का, इसके अंदर कितना मोल फ्रैक्शन है सोच के देखो। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन कितना, याद आया? नहीं याद आया? भूल गए हम लोग, काम हो गया फिर खत्म। आप बस अपना सिलेबस पूरा कर दीजिए बस। पैसा लिए हैं कि नहीं? हम लोग पढ़े चाहे नहीं पढ़े, ठीक है। तो ये कहानी थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो दिखेगा, राउल्ट्स लॉ इसके अंदर भी दिख जाएगा आपको। चलो अब आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, फटाफट देख लेना। Kh का मान जितना अधिक होगा, गैस की घुलनशीलता उतनी ही क्या होगी? कम होगी। अभी समझाया मैंने उस रिलेशन से। हेनरी के नियम की सीमाएं, इसके लिमिटेशंस क्या है, प्रॉब्लम क्या है? देखो हेनरीज लॉ से बहुत सारा क्या होगा ना, कि जब आप डेटा फाइंड आउट करने जाओगे, कैलकुलेट करोगे, तो थ्योरेटिकली आपका कुछ और आएगा, प्रैक्टिकल कुछ और आएगा। सही रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। सही रिजल्ट नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? इसलिए नहीं मिलने वाला क्योंकि जब आप, जैसे अमोनिया आपने लिया, तो अमोनिया को जैसे ही वाटर में डिजोल्व करोगे तो क्या होता है? वो जाकर के अंदर NH4+ बना लेता है। तो क्या होगा? अट्रैक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? अट्रैक्शन, या केमिकली रिएक्ट कर जा रहा है, और रिएक्ट करके कुछ अलग ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर ले रहा है। तो जाहिर सी बात है, आपका सारा डेटा इस बात पे आधारित है कि कोई अगर अंदर जा रहा है तो ना तो कोई केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, ना तो किसी के साथ कोई एसोसिएशन होना चाहिए, मतलब संगुणन जुड़ा होना चाहिए, और ना ही वो अंदर गया तो जाकर टूट जाए, डिसोसिएशन होना चाहिए। ये सब नहीं होना चाहिए। याद है आपको ये सब? हाँ? तो ये जैसे कैसे होता था, याद करो, हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अनुसंख्या गुण 4 पढ़े थे। तो जो अनुसंख्या गुण हमने 4 पढ़े थे, उसमें एक चीज था कि वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो जब वो अंदर जा रहा था तो एक्चुअल में बाद में कई बार ऐसे सॉल्यूशन के लिए हुआ कि हम निकाल कुछ और, रिजल्ट
कुछ और मिल रहा है। तो बाद में समझ में आया तो हमने क्या करा, उसके लिए टॉपिक डिफाइन करा ना, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वन टू फैक्टर पढ़ा ना हमने कि भाई वो कितना एसोसिएट हो रहा है, कितना डिसोसिएट हो रहा है, कैसे संगुणन हो रहा है, कैसे वियोजन हो रहा है, और उससे इफेक्ट होता है कि नहीं होता है, होता है। तो ऐसे ही जैसे कि आप किसी लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, किसी लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर कोई गैस आपने डिसॉल्व किया है, किसी गैस को आप घुला रहे हो, तो अंदर जाकर के कैसे रिएक्ट कर रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं कर ले रहा है, किसी के साथ जाकर जुड़ तो नहीं जा रहा है, तो फिर उससे अलग कहानी बनेगी और आपका थ्योरेटिकल कुछ अलग रिजल्ट होगा, प्रैक्टिकल कुछ अलग रिजल्ट होगा। तो ये इसकी वीकनेस है जैसो की, ठीक है। तो गैस को विलायक के साथ यौगिक निर्माण, यानी अगर कंपाउंड फॉर्मेशन कर ले रहा है, या विलायक में संगुणन हो जा रहा है, वो जाके जुड़ जा रहा है, या वियोजन से मतलब वियोजन हो जा रहा है, तो मतलब अगर ये चीजें हो रही हैं, वियोजन का मतलब टूटना, संगुणन का मतलब जुड़ना, यौगिक निर्माण समझ रहे हो, कंपाउंड फॉर्मेशन, मतलब कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो आपका जो थ्योरेटिकल रिजल्ट होगा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, अगर नहीं होगा तभी वो ठीक रहेगा, और अगर ऐसा होगा तो फिर ये दिक्कत है, वो सही रिजल्ट नहीं मैच करेगा। तो ये उसके लिमिटेशंस है कि ऐसे के लिए वो वर्क नहीं करता। तो जब भी आप हेनरीज लॉ लगाओगे, इस बात का ध्यान रखोगे कि एसोसिएशन, डिसोसिएशन, कंपाउंड फॉर्मेशन ये सब नहीं होने चाहिए। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ अनुप्रयोग हैं। मतलब हेनरी लॉ आपने पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि भाई जहां प्रेशर ज्यादा होता है वहां पे गैस का सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा, यही पढ़ा ना हमने, अरे बोलो, जहां प्रेशर हाई होगा वहां पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती, ठीक है। जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, विलेयता ज्यादा होगी। तो यही बात दिमाग में रख करके अब वन बाय वन सब चीज को देख लीजिए। जैसे कार्बोनेटेड पेय पदार्थ के उत्पादन में इसका क्या मतलब है, जैसे हम लोग वो सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं ना, थम्स अप, कोको कोला, स्प्राइट, ये सब जो चीजें पीते हैं, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जैसो की मिक्स किया जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे तो गैसेस स्टेट में होता है। अब ऐसा थोड़ी ना हुआ कि आपने लिया कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा, ले भैया जा अंदर मिल जा, ऐसा तो है नहीं, हनुमान जी तो हो नहीं, हाँ कि ना, कि छू मंत्र किए, वो ऐसा कुछ संभव तो है नहीं, समझा करो बात आप। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लगाने पड़ते हैं, प्रेशर बहुत हाई करना पड़ता है, और प्रेशर जब आप हाई करोगे तब जाकर के वो क्या होता है, उस सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, सोडा वाटर कह लो, बियर बॉटल कह लो, जो भी कह लो, उसके अंदर क्या होता है, इनको हाई प्रेशर से प्रेशराइज करके डिजोल्व किया जाता है, और हम लोग यूज करते हैं, पीते हैं, हाँ या ना। तो हालांकि मुझे तो छोड़े हुए 1 साल हो गया, मैं नहीं लेता हूँ, कुछ भी नहीं लेता, और मुझे लगता है कि आपको भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये आजकल ये फैशन हो गया है कि हम नहीं पियेंगे तो पिएगा कौन। हाँ, कंपनी कैसे चलेगी, उसका दर्द और तकलीफ आप समझ रहे हैं सर, ठीक है। तो चूंकि आपको कंपनी चलाने हैं, उसके जो भी लोग बना रहे हैं उसको फॉर्मेट कर रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, तो आप चलाइए। हालांकि CO2 ऐसे बहुत हार्मफुल है, आपको पता होना चाहिए। खैर, आप एक चीज करते हो ना, जब वो बॉटल वॉटल का ढक्कन वक्कन खोलते हो तो फिर उसमें से CO2 क्या होता है, प्रेशर नॉर्मल रह जाता है 1 atm का, तो बहुत हाई प्रेशर देकर के उसको उसके अंदर हम घुलाए रहते हैं, तो जैसे ही ढक्कन वक्कन खोलते हो उसके अंदर वो CO2 फिर बुलबुला बन के क्या होता है, बाहर निकलने लगता है धीरे धीरे। हाँ, वो बच्ची कह रही है कि सर हम उसको ऐसे हिला हिला के डब्बा खोल देते हैं तो और भयंकर, हाँ तो ठीक है, आई बात समझ में, तो और भयंकर तरीके से वो निकल जाएगा, ठीक है। तो वही, वो कौन सा गैस निकल रहा होता है, CO2 गैस निकल रहा होता है, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर पे उसके अंदर आप उसको घुलाए रहते हो, ठीक है। एक झलक देख भी सकते हैं कि इन द डीप सी डाइविंग, तो जो लोग गहरे समंदर में डाइविंग करने जाते हैं, उतरते हैं, उनके साथ, या जिसको स्कूबा डाइवर्स भी कहते हैं, जो मैंने अभी इस चित्र में दिखाया था इधर कहीं, ये था ना ये वाला, तो इनकी कहानी क्या है कि डिपेंड अपॉन कंप्रेस्ड एयर फॉर देयर ऑक्सीजन सप्लाई, according to Henry's law, solubility of gases increases with pressure। हेनरी लॉ यही कहता है ना कि जो solubility of gas होता है वो क्या होता है, प्रेशर के साथ क्या होता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। thus both N2 and O2 will dissolve considerably in the blood and other blood fluids। जो हमारे रक्त होते हैं या जो भी और ब्लड फ्लूइड्स होते हैं, रक्त से संबंधित जो और लिक्विड्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जो द्रव होते हैं, या शरीर के अंदर जो भी, आपको तो भी पता है कि हमारे शरीर के अंदर जो 70% पार्ट है वो क्या है, लिक्विड फेज, वाटर का हिस्सा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज यूज्ड अप फॉर मेटाबॉलिज्म। किसी को पता है मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कोई तो होगा, बायो से पढ़ा होगा आपने। ये शारीरिक
जहाँ तक मुझे समझ में आता है, शरीर से जो पाचन संबंधी क्रियाएं होती हैं ना, ठीक है, जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो शरीर के अंदर जब जाता है तो क्या होता है बताओ, वो कहाँ हेल्प करता है? जहाँ पे भोजन डाइजेस्ट हो रहा होता है, जो पच रहा होता है, वहाँ पे क्या होता है, वो रिएक्ट करता है ना। जैसे आप क्यों बोलते हो कि O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ऐसा बोलते हो ना। तो अगर O2 जा रहा है, फिर वो कार्बन से कंबाइन हो रहा होगा, तभी तो CO2 बन के आ रहा होगा यार। तो ऐसा है, पेट में कोयला रख के चल रहा होगा कि कोयला का कार्बन एक O2 गया, रिएक्शन किया, CO2 वहां आए हैं, ऐसा थोड़ी हो रहा है यार। तुम खाना खाते हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बहुत सारे, आई बात समझ में। तो उसका जब डिसोसिएशन होता होगा, जो डाइजेशन होता होगा, तो वहां O2 जाकर रिएक्ट करता होगा और वो CO2 बन के फिर बाहर आता है। आई बात समझ में। हाँ, ध्यान रखना कि यहाँ पर जब आप इनहेल करते हो, सांस लेते हो, तो O2 भी जाता है, N2 भी जाता है, जितने सारे एयर मिक्सचर है ना, 78% क्या है, नाइट्रोजन गैस है, 21% क्या है, ऑक्सीजन गैस है। तो इनका जो मिक्सचर होता है वो पूरा का पूरा जाता है, लेकिन N2 किसी काम का नहीं है, वो फिर वापस बाहर चला आता है। आई बात समझ में। और वैसे भी NN के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो उसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो डिसोसिएशन उतना होता नहीं है। तो वापस हम लोग इस पे आते हैं, इस बात पे यहाँ जाते हैं कि ये जो हमारा ऑक्सीजन होता है, वो शरीर में मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है उसके अंदर वो यूज आ जाता है। बट ड्यू टू हाई पार्शियल प्रेशर एंड ग्रेटर सॉल्युबिलिटी N2, अभी अभी डिस्कशन किया था हमने कि N2 और O2 में, N2 और O2 में सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, O2 की N2 की? O2 की ज्यादा है, ठीक है। N2 will remain dissolved and will form bubbles when the divers comes to the atmospheric pressure। मतलब कहने का ये हो गया कि जो लोग डाइविंग करने अंदर जाते हैं, उनको जो सिलेंडर दिया जाता है, जो पीछे वो सिलेंडर ये भाई साहब लेकर के जा रहे हैं, इसमें कौन कौन से गैसेस मिक्सचर में होती हैं, कौन कौन से होते हैं? तो इसमें N2 होता है, प्लस O2 होता है, और हीलियम गैस होता है। क्या होता है? हीलियम गैस होता है। इसके आसपास से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आपसे पूछा जाएगा इसमें परसेंटेज क्या होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये डेटा 2-3 बार देख लेना अच्छे से और याद कर लेना। हीलियम का जो परसेंटेज होता है कितना होता है? 11.7, ठीक है। और इसका कितना है नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन यहाँ लिखने का मतलब N2 है, ध्यान रखना, N मत समझ लेना, ठीक है। 56 यहाँ पे होना चाहिए, 56.2%। और जो ऑक्सीजन होता है वो कितना? 32.1%, ठीक है। अब एक चीज सोचना, थोड़ा दिमाग पे थोड़ा जोर डालना, क्या कि हम लोग जब एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वायुमंडल में रहते हैं, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या बताओ? 21%, सही है। और नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत 78%। और वैसे मिक्सचर को आप इनहेल कर रहे हो, और जब आप समुद्र में जा रहे हो, अंदर जा रहे हो, तो उनको क्या दिया जा रहा है, किस तरह का कंबाइन करके दिया जा रहा है? नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या किया गया? घटाया गया। ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ाया गया। आई बात समझ में। क्योंकि वैसे भी ऑक्सीजन हमारा यूजफुल चीज है, यूज के लिए आता है, नाइट्रोजन यूज के लिए नहीं आता है। लेकिन यहीं पे प्रॉब्लम करता है कौन? हेनरीज लॉ। प्रॉब्लम नहीं करता, वो हमको मतलब नॉलेज देता है, समझाता है कि भाई जैसे जैसे जो डाइविंग कर रहा है, समुद्र में गहरा उतरते जाएगा, उतरते जाएगा, उतरते जाएगा, सोच के देखो उसके ऊपर वाटर का जो लेयर का जो प्रेशर है, सी वाटर का जो प्रेशर है, वो क्या होगा? ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जितने वो गहरे पानी में उतरेगा, उतना ही प्रेशर उसके ऊपर क्या होगा? हाई होगा। और प्रेशर अगर हाई होगा तो कहानी क्या बनेगी, सोचो। अगर प्रेशर हाई होगा तो जो वो प्रोसेस था, जो उसके शरीर में जो ब्लड्स थे या ब्लड से रिलेटेड जो भी लिक्विड फेज में चीजें थी, उसके अंदर ये सारी जो गैसेज हैं, N2, O2, ये सब क्या होंगी? डिसॉल्व होने लगेंगी। क्या होने लगेंगी? घुलने लगेंगी। क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर उतना ही गैस का घुलना, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी, विलयता। अरे हाँ या ना। तो ये जो गैसेज होंगी, जो बेचारा इनहेल कर रहा होगा, इसके शरीर के अंदर जो ब्लड स्लट्स में जाकर के क्या होंगी? वो घुलने लगेंगी और घुलती हैं। हाँ, उसके अंदर हमने एक्स्ट्रा क्या मिला दिया? अब बाहर तो इतना परसेंटेज में हीलियम नहीं है जो हम इनहेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके अंदर हीलियम मिलाया गया। क्योंकि एक चीज मैंने बोला था कि आएगा, हीलियम की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है, हीलियम की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है। तो ये क्या करता है? रोकता है। प्रेशर तो बढ़ रहा होगा, लेकिन ये क्या करता होगा? उसमें मिक्सचर है, तो बाकी चीजों को सॉल्युबल होने से, मतलब घुलने से क्या करेगा? रोकेगा, और ये खुद डिसॉल्व नहीं होगा। आई बात समझ में, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में डिसॉल्व हो गया, N2, O2 अगर आपके ब्लड के साथ बहुत ज्यादा मात्रा में डिसॉल्व होगा, तो समस्या कब होता है? समस्या तब होता है जब ये आदमी सी वाटर से निकल के बाहर आता है।
कैसे? जब बाहर आएगा तो सोचो दिमाग लगाओ क्या होगा, उसके ब्लड्स के अंदर क्या हो गए, और पूरे के पूरे N2O2 हाई प्रेशर के अंदर कारण क्या हुआ है, वो डिसॉल्व हो गए। जैसे ही बाहर आएगा तो सी वाटर का प्रेशर तो हट गया। अब सी वाटर का प्रेशर हट गया, जो समुद्र जो पानी का जो दबाव था वो तो कम हो गया। कम हो गया तो उसके ब्लड सेल जो ब्लड होंगे उसके अंदर जो N2 डिसॉल्व है, O2 डिसॉल्व है, O2 तो वैसे भी इस्तेमाल हो रहा था उसके शरीर को फंक्शन करने में, लेकिन जो N2 डिसॉल्व है वो क्या बनेगा, जैसे वो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर से CO2 बुलबुला बन के निकलता है ना, वैसे ब्लड्स के अंदर से बुलबुला बन के तुम्हारा N2 निकलेगा। आई बात समझ में? तो वो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको एंजाइटी टाइप का क्रिएट करना शुरू कर देगा। उसी चीज को कहा जाता है मोर या डिकम्प्रेशन बीमारी कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं बेंड्स, याद रखना क्या कहते हैं, इसी को बेंड्स कहते हैं या डिकम्प्रेशन सिकनेस कहते हैं। एक तरह की बीमारी हो जाती है, उसको तकलीफ होता है। तो इससे बचने के लिए उसके अंदर हम क्या मिलाते हैं, हीलियम मिलाते हैं, ताकि उसके अंदर जब वो अंदर जाए प्रेशर हाई हो तो उसके अंदर वो जो घुल रहा है N2 वो क्या हो, कम हो। ये बात आपको समझ में आई? तो वो जो आदमी जब बाहर आता है तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले तो उस सिलेंडर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ये तीनों ध्यान रखना है, तीनों का परसेंटेज आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इससे कौन सी बीमारी आती है, उसका नाम क्या है और ये कब होता है, क्या इसका सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, ये चीज यहाँ पे लिखा गया है। आराम से जो आपको लिखने को फुर्सत मिले लिख लेना, या आपको भेज दिया जाएगा, जैसे वो कर लेना, कोई दिक्कत। खत्म करते हैं। फेफड़ों के कार्य में जो लंग्स होते हैं ना, वही आप पढ़ सकते हो, मैं पढ़ के बस सुना देता हूँ। जब हवा फेफड़ों में प्रवेश करती हैं तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक होता है। ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो वो हमारे शरीर के लिए यूजफुल चीजें होती हैं, लेकिन फिर वो क्या होता है, जो टिश्यूज होते हैं, उत्तक समझते हो, बायोलॉजिकल टर्म है थोड़ा सा ये, हाँ 9th में तो पढ़ा होगा, थोड़ा सा आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं, टिश्यूज ही बोलते हैं ना, और सेल्स मतलब कोशिका। हाँ, उत्तकों में O2 का आंशिक दबाव कम होता है, फिर उसके बाद फिर से वो क्या होती हैं, अगर फिर मतलब जहां पर प्रेशर कम होगा फिर वहां से बाहर निकलेंगी, जहां प्रेशर हाई होगा वहां पे फिर वो क्या होंगी, घुल मिल जाएंगी। तो ये प्रोसेस चलते रहता है, प्रोसेस चलते रहता है। इसलिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन से O2 निकलता है, जिसका उपयोग कोशिकाओं के कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, ये चलते रहता है, चलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही हो कि हम लोग का अगर मतलब प्रेशर अगर हाई ना हो, टिश्यूज में प्रेशर लो ना हो, तो ये जो प्रोसेस होगा, लंग्स का जो प्रोसेस हो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, खराब हो जाएगा, और फिर आपको पता है हम लोग रुक जाएंगे। तो ये यहाँ पे उसका डायग्राम है, बाकी बात आप बायोलॉजी में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। वैसे ही सोच सकते हो कि जैसे समंदर के अंदर कोई जा रहा था तो उसको प्रॉब्लम हो रहा था हाई प्रेशर के कारण, वैसे ही जो पर्वतरोहियों होते हैं या जो भी ऊंचाई पर रहते हैं लोग, उनके साथ क्या दिक्कत होगा सोचो। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो उनके अंदर जो गैसेज जो इनहेल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसका जो डिजोल्यूशन होगा, जो घुलनशील है, वो क्या होगा, घटेगा। तो जो अभी जो पढ़ के आए कि सांस ले रहे हैं, फेफड़ा जो लंग्स जैसे अपना वो रेगुलरली सही से वर्क कर रहा है, वो सही से कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। बेसिकली जितना डिजोल्यूशन हो रहा है, जैसे जैसे टिश्यूज अपने सेल्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो नहीं हो पाएगा, तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। तो आप एक बार खुद से रीड कर लेना, ठीक है। मैंने जैसे कि यहाँ पे लिख दिए हैं, आप पढ़ोगे तब वो खुद ही समझ में आ जाएगा, उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये सब चीजें। तो ये भाई साहब लोग वही ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। और इस यहाँ पे एक चीज क्या होता है इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, हाँ, तो मतलब इनका जो ये माइंड के अंदर जो होता है ना, दिमाग के अंदर जो होता है, वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, भूलने टाइप का महसूस होने लगता है। अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दबाव जमीनी स्तर से कम हो जाता है, परिमाण स्वरूप कंसिक्वेंटली ऊंचाई पर रहने वाले लोगों या पर्वतरोहियों के रक्त और उत्तकों में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है। जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाता है। फलस्वरूप क्या होता है, वो कमजोरी महसूस करते हैं और ठीक से सोचने में असमर्थ हो जाते हैं। इस बीमारी को एनॉक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एनॉक्सिया, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज, डिफरेंस पकड़ के रखना कि जब कोई ऊपर जाता है तो जो एंजाइटी होती है, जो प्रॉब्लम होता है, उसको क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। और जब कोई डीप सी में जाता है तो उससे जो आता है उसको क्या बोलते हैं, बेंड्स बोलते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ध्यान रखना, दोनों के अलग अलग नाम है। बाकी खत्म आज के क्लास में इतना ही। हाँ, सॉल्यूशन खत्म, काफी लंबा चला।